नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का। राष्ट्र धर्म में 5 राज्यों में चुनावी रण में दूसरे चरण का प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम गया और अब कल ही वोटिंग होनी है। 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग हुई थी और उसके बाद 14 फरवरी यानी कल होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में होनी है। चुनावों में सभी चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, यानी यूपी की राजनीति हर चरण में गर्म रहेगी। यूपी चुनाव में कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब बैन का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंज रहा है। हिजाब का समर्थन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुला ऐलान है कि देश और उत्तर प्रदेश शरिया कानून से नहीं, संविधान से चलेगा। अखिलेश पहले ही जुन्ना के मामले में सवालों की बौछार झेलते रहे हैं। हिजाब के अलावा अखिलेश की मुसीबत उन्नाव कांड ने भी बढ़ा दी है। तो वहीं 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर कल शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड और यूपी में पीएम मोदी ने प्रचार किया, तो वहीं अखिलेश के गढ़ कन्नौज में भी पीएम मोदी गरजते नजर आए। वहीं योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तराखंड में प्रचार करने पहुंचे, जहां टिहरी से उन्होंने जनसभा की और प्रियंका गांधी ने भी उत्तराखंड में रोड शो किया। आज प्रियंका गांधी पंजाब में रही और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े ऐलान जो है वो आप ये समझिए इन तमाम रैलियों के माध्यम से किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रैलियां ताबड़तोड़ की गई, सभी पार्टियों ने चुनावी प्रचार किया, जोर शोर से ये प्रचार हुआ और अलग अलग तरीके से जो ये प्रचार हुआ उसमें अलग अलग मुद्दे जो हैं वो उठते नजर आए। बात उत्तराखंड की करें तो पुष्कर सिंह धामी ने सिविल कोड बिल लाने का ऐलान किया है और उसके बाद बाकी अन्य लोगों ने भी अलग अलग ऐलान किए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा तीनों राज्यों में कल चुनाव होने हैं। कल सुबह 8 बजे से 6 बजे से चुनाव शुरू होंगे और उसके बाद कुछ ही समय अब इन चुनावों में रह गया है, यानी कि जो चुनाव होने हैं वो सभी सियासी पार्टियों के लिए भी अब दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वोटिंग होने वाली है और इसी वोटिंग में तमाम दिग्गजों की साख भी कल दांव पर है। अब देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। बहरहाल इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। हरिहर रघुवंशी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। नगेंद्र सिंह जी नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और अरविंद विद्रोही जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत विद्रोही साहब मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि अब वोटिंग में बहुत कम समय रह गया है, मात्र रात सुबह ही वोटिंग शुरू होगी। अलग अलग तरीके से सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया। सबसे पहले तीनों राज्यों के बारे में आपकी क्या राय है वो मैं समझना चाहूंगी जनता के नजरिए से। देखिए, चुनाव जो है हर जगह का चुनाव जो है मुद्दों पर हो रहा है। जिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता था, सारी राजनीतिक पार्टियों की डिमांड यही थी कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव हो। कानून व्यवस्था, विकास, सुरक्षा, विकास, बेरोजगारी, स्थानीय बेरोजगारी, महंगाई और यही मैंने लिखा भी और उन्होंने एक मुद्दा उन्होंने इसलिए लिखा इस चुनाव में किसी भी जो है किसी भी प्रकार की गुटबंदी, गिरोहबंदी, चौधराहट या मठाधीशी नहीं चल रही है। कार्यकर्ता जो है अपना काम कर रहे हैं पॉलिटिकल वर्क अपने दल का, लेकिन परिवारों में चर्चा हो रही है मुद्दों पर हमको कीमत देना है और बहुत गहन विचार विमर्श करते लोग अपने जा रहे हैं। कहीं के कर रहे हैं। वास्तविक मुद्दे जो होने चाहिए उन पर मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है, जनता अपने हिसाब से वोट दे रही है और इसमें उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बड़ी समस्याएं भी होती। गोवा छोटा राज्य है, उसका जो विकास का क्रम है, विकास की तीव्रता है, वो इसीलिए तेज है क्योंकि वो छोटा राज्य है और छोटे राज्यों में विकास और प्रशासन बहुत बढ़िया होता है। नियंत्रण करना किसी भी सत्ताधारी दल, किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए। उत्तराखंड भी पिछड़ा इलाका था उत्तर प्रदेश से, लेकिन जब वो अलग हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पर विकास की धारा बही है। उसका भी मूल कारण यह है कि वो छोटा राज्य है
और छोटे राज्यों की अवधारणा जो है शुरू से भारत में रही है, संविधान में रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों छोटे राज्यों की पसंद रही है। समय समय पर दोनों दलों ने सत्ता में रहने पर छोटे राज्यों का गठन किया है। अब उत्तर प्रदेश इतने बड़े भूभाग, 24 करोड़ की आबादी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक एक चरण में 58 सीट, 55 सीट इस तरह का हो रहा है। और सारा विश्लेषण भी हो रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, फिर रुहेलखंड, फिर बुंदेलखंड, फिर मध्य पूर्वांचल, मतलब हम लोग पत्रकार और सारे विश्लेषण में राजनीतिक दल भी अपने संगठन बनाए हैं जोन के हिसाब से। जो बात है व्यवस्था और विकास, बेरोजगारी और महंगाई, जो मूल सवाल है, इसका छोटे राज्यों की गठन ही है। तो अभी चुनाव में इन मुद्दों की चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन इसका जो समाधान है, समाधान का रास्ता संविधान सम्मत यही है कि छोटे राज्यों का गठन हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने हरित प्रदेश निर्माण का बड़ा आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन हरित प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन का था। बुंदेलखंड के भी लोग जुटे, अवध मध्य के भी जुटे, और पूर्वांचल के भी, और बड़ी बड़ी रैलियां हुई, देवगौड़ा भी जीव रैली। लेकिन आश्चर्यजनक पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश निर्माण आंदोलन की मांग को राष्ट्रीय लोकदल ने क्यों ठंडे बस्ते में डाला, ये मुझे नहीं समझ में आया। और बसपा की बात करें तो बसपा ने तो 2012 में सरकार जाते जाते उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पास कर दिया था। और कांग्रेस और भाजपा दोनों छोटे राज्यों के पक्षधर है। तो चुनाव अभी तक गांधी मेरी समझ से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को कोई मुद्दा लगता हो कि ये उतना बढ़िया नहीं है और दूसरे को लगता बढ़िया है, लेकिन भी मुद्दे की चर्चा हो रही है, सब जनजीवन से जुड़ी। ठीक है, आम जनता जो है वो उनसे जुड़े मुद्दों पर अब इस बार जो है वो वोटिंग करने जा रही है, जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तमाम पार्टियां घिरती नजर आ रही है। अलग अलग मुद्दों की बात करें तो तीनों ही पार्टियां इस समय लगातार घिरती नजर आ रही है। मैं रघुवंशी साहब आपके पास आना चाहूंगी। कल कुछ ही समय रह गया वोटिंग में, आप भी बता दें सबसे पहले, तैयारियां पूरे तरीके से धुआंधार प्रचार किया है बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में, एक राज्य के नहीं, पूरे तरीके से प्रचार यहां पर किया गया। अब कल के लिए क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं विद्रोही जी को सुन नहीं पाया, पता नहीं दिक्कत थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है, हमेशा तैयारी में रहती है। चुनाव हो या ना हो, तो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है, जनता की सेवा में लगी रहती है। चुनाव तो साल में 5 साल में एक बार आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल पूरा काम करती है, उसका एक संगठन है, एक सिस्टम है, उसके तहत तो काम करती है। अब जहां तक रहा 3 राज्यों के चुनाव का मुद्दा, 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। वहां के लोगों ने ये मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार पहले से है, उत्तराखंड में मेरी सरकार पहले से है, वहां हम उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में होने जा रहे हैं दोबारा। जो भी मुद्दे हैं राज्य सरकार के, जनता के, उसको हमारी सरकार ने उतनी ही शिद्दत से एड्रेस किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान, उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो। लोगों के जनहित के मुद्दे हैं, उसको एड्रेस किया है और लोगों का समर्थन है हमारे साथ, और हम लोगों का जा रहे हैं। चलिए ठीक है, संदीप जी आप भी जरा एक बार स्टार्टिंग कमेंट आपका दे दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। डिस्टर्बेंस आ रही है, मुस्कान आ रही है। ठीक है, मैं मेरी टीम से चाहूंगी कि जो भी तकनीकी खामी है उसको दूर किया जाए और उसके बाद एक बार फिर से तमाम चीजें सुधरेंगी। संदीप जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी गड़गड़ाहट है आवाज में। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास इस खामी को दूर करने के बाद। नगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आप अपना स्टार्टिंग कमेंट में क्या कुछ कहेंगे, स्टार्टिंग प्रतिक्रिया आपकी। चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेजी से, बिल्कुल चुनावी माहौल है, और पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। तो हमारी पार्टी और हमारे जो सहयोगी जो दल हैं वो पूरी शिद्दत के साथ, हमारे उनके कार्यकर्ता सरकार की जो खामियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, जिन आकांक्षाओं को वो पूरा करने में समर्थ रही है, उनको बहुत हमने विश्वास के साथ और बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच रखा है। और अपना आगे का जो काम है वो भी घोषणा पत्र के माध्यम से अपने नेताओं की विचारधारा
विचारधारा के माध्यम से अपनी जनता के बीच रखा है। और जिस प्रकार से पहले चरण का चुनाव हो चुका है, उसके बाद जो तमाम मीडिया के लोग, जगत के लोग, सार्वजनिक जीवन के लोग इस तरह का एक्सपीरियंस आ रहा है कि इसमें पहले चरण में हम लीड कर रहे हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि उस लीड करने का जो प्रक्रम है उसको जारी रखेंगे और कल उत्तर प्रदेश का मतदाता दूसरे चरण में जो मत डालेगा, हमारा पूरा विश्वास है कि बहुमत हमें ही उस मतदान में मिलेगा। ठीक है संदीप जी, अब आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी चलिए, आप अपनी शुरुआती प्रक्रिया दें, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। को मैं बधाई दे रहा हूँ कि आपने 2 राज्य तो पहले ही मान लिया कि आपसे जा रहा है, फिर वही आवाज इसी तरह हो रही है। अभी सही हुआ था? अगर आवाज मेरी साफ, उधर से आवाज का डिस्टरबेंस है। देखिए रघुवंशी जी ने तो पहले ही मान लिया कि वो 3 राज्य में ही आ रहे हैं, 2 राज्य तो वो हार मान लिए और 2 राज्य की हार की मैं इनको बधाई देता हूँ और 3 राज्य आप 10 मार्च के बाद हार जाएंगे। देखिए आज मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये भी उसी तरह सार्वभौमिक सत्य है जिस प्रकार से हम 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने वहाँ उत्तर प्रदेश में एक जो आज मुद्दों की बात हो रही है, आज जो ये हो रहा है कि आज जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती रही है और जिसके दम पर ये चुनाव जीतते रहे, आज हमने उस राजनीति को काउंटर किया और लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। हमारी नेता प्रियंका जी जब आई राजनीति में सक्रिय रूप से, उन्होंने ये बात कही कि आप राजनेताओं को जिम्मेदार बनाइए, जवाबदेह बनाइए। जनता को ये बात पसंद आई। हमने जो रास्ता चुना है वो लंबा है, हम उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं और जिस तरीके से आज इस राजनीति को स्वीकार जनता कर रही है, आने वाले समय में जातिवाद की राजनीति को भी उसी तरह से ये उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेगी जिस प्रकार से आज धर्म की राजनीति को भगाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है त्रिपाठी साहब, आप सभी के शुरुआती कमेंट हो चुके हैं, स्टार्टिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआती प्रक्रिया के बाद चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं रघुवंशी साहब आपसे। रघुवंशी साहब, बीजेपी जो है उस पर अब सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। अभी आपने त्रिपाठी जी को सुना, वो ये बात कह रहे हैं कि आप किस बिना पर कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में आपकी सरकार आने वाली है, और तीनों ही राज्यों में अगर आपकी सरकार आ रही है तो आप ये भी मान रहे हैं कि मात्र 3 राज्यों में आपकी सरकार आ रही है। जरा उनकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं पूरे देश में, और आज जो उनकी स्थिति है वो कमेंट लायक भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो, उनके नेता बौखलाए हुए हैं, जमीनी स्तर पे कुछ है नहीं, इसलिए उल जलूल बातें करते हैं लोग। बाकी जो उत्तर प्रदेश में योगी राज में जो काम हुआ है, जो गुंडा राज खत्म हुआ है, एक वो समय था 2017 से पहले जहां पे उत्तर प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश माना जाता था। लेकिन इन 3 सालों में 2 साल कोरोना से लड़ने के बाद माननीय योगी जी को सिर्फ 3 साल मिले हैं। उस 3 साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ की हो गई। एक तरफ विकास है, एक तरफ वो शक्तियां हैं जो दंगाई शक्तियां हैं, जो विनाश करती रही हैं उत्तर प्रदेश का। एक तरफ आप देखिए, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय है, मेरठ में विश्वविद्यालय है। दूसरी तरफ क्या है? बरेली में दंगा, सहारनपुर में दंगा, शाहजहांपुर में दंगा, शामली में दंगा, कैराना में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा। एक तरफ दंगों की पूरी फेहरिस्त है, एक तरफ विकास की पूरी फेहरिस्त है। आप देखिए, जिस क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है कल 55 सीटों का, वो गन्ना प्रदेश का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, बलदानियों का क्षेत्र है, वीरों का प्रदेश है, क्षेत्र है।
आप देखिए गन्ना किसानों का भुगतान इस योगी सरकार ने 1,43,000 करोड़ का किया। अखिलेश यादव का भी 10,000 करोड़ का भुगतान किया। दूसरी चीज आप देखिए मेरठ को इन लोगों ने क्या बना दिया था, उगाही का धंधा था। जितनी पूरी देश से गाड़ियां कहीं से चोरी होती थी मेरठ में जाती थी। आज क्या है, आज वहां पे खेल का जो सामान वहां बनता था पहले बंद हो गया था, वो सारा शुरू हो गया। एक डेवलपमेंट हर जिले पे योगी जी ने दिया, जो वहां की स्थानीय चीजें थी उसको प्रमोट किया। पता नहीं आवाज नहीं आ रही मुस्कान जी, मुझे लग नहीं रहा है। मुझे मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप अपनी बात पूरी करें रघुवंशी साहब। योगी सरकार ने हर जिले को, उत्तर प्रदेश के हर जिले को वहां की लोकल चीजों को, लोकल प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया, लोगों को जोड़ा। एक तरफ मेडिकल कॉलेज की पूरी फेरिस्त है, 59 मेडिकल कॉलेज आज खुल रहे हैं 3 सालों के अंदर। 5 शहरों में मेट्रो चल रही है 3 साल के अंदर। 5 एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं 3 साल के ठीक अंदर। है रघुवंशी साहब, मैं आपके मतलब शुरुआत की अगर बात पर अगर विकास आऊं, ठीक गिनाना है शुरू कर दें तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। आप विकास की इतनी ठीक है, लंबी ये जो फहरिस्त है विकास की योगी आप बात सरकार करते हैं, ये सिर्फ को आपकी लेके देन हम नहीं लोग है। चुनाव में जा ये रहे तो हैं। सुनिए रघुवंशी साहब, विकास की बीजेपी हर बार जिक्र करती है, विकास सिर्फ बीजेपी की देन नहीं है। विकास चाहे कोई भी राज्य हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सबने कुछ ना कुछ विकास तो किया होगा। वो यहाँ तक पहुंची तभी तो आप उसके आगे उस राज्य को आगे लेकर जा रहे हैं। सुनिए, जो बात आपने कही, दंगों की बात कही, तो आप हाथरस को तो पीछे नहीं छोड़ सकते। मैं बता रहा हूँ। सुनिए मुस्कान जी 1 मिनट दीजिए, मैं बता रहा हूँ। इतनी डिबेट में 1 मिनट का समय नहीं होता, बहुत समय हो गया आपको, आप बोल रहे हैं, ठीक है मैं सुन रही हूँ, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। लेकिन बात जब आपने दंगों की तमाम चीजें आपने गिना दी, तमाम जिले आपने गिना दिए, जरा हाथरस की भी बात कर लेते हैं, वहां पर क्या हुआ था। हाथरस कांड नहीं भूली है जनता, चुनावों में उस पर भी तो आएंगे ना। मुस्कान जी सुनिए तो सही, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा, मुझे जाना, ठीक है। एक तरफ अखिलेश यादव का त्रिपाठी साहब, जिसमें लाल टोपी वाले जाके थाने में फैसले करते थे। कोई सड़क पे चल नहीं सकता था, कोई कॉलेज नहीं जा सकता था, कोई स्कूल नहीं जा सकता था, कोई अपने कार्यालय नहीं जा सकता था। ये समय था, ठीक है। आज एक दूसरा समय है, या तो माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर है या तो जेल में है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये जो ठीक है रघुवंशी साहब, मैं लौटूंगी। त्रिपाठी साहब अपनी बात पूरी करें जल्दी से, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं नगेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। त्रिपाठी साहब, योगी राज में कोई दंगा नहीं हुआ, इनको आप एनसीआरबी का आंकड़ा दीजिए, और एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि 2019 में 5,714 दंगा। सुन रहे हैं महाराज, एनसीआरबी नेशनल, आपकी ही सरकार है वहाँ पर, वो भारत सरकार का आंकड़ा है। 2018 में 8,908, 2017 में 8,990। अब खुदे चोर खुदे, मतलब अपने आप में जजमेंट ले लेते हैं। मतलब कहाँ ये आदत है, ये तो आदत है ना बीजेपी को खुद को क्लीन चिट देने की। नहीं मतलब खुद ही अपने आप में अरे एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़िए। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अभी शुरुआत की है महाराज, अभी तो और इससे पहले लोकल चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मोहर लगा के उनको जिता के ये समर्थन दिया है, ये क्लीन चिट दी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चिट लेती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी खुद क्लीन चिट लेती है, और कितनी जगह से कितनी बार ली है ये भी मैं आपको गिनवा दूंगी। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। त्रिपाठी साहब आपकी, ठीक है, मैं लौटूंगी त्रिपाठी साहब आपके पास एक बार फिर से। नगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिक्र किया है माफ कीजिएगा रघुवंशी साहब ने इस बात का कि शाहजहांपुर और न जाने कितने ऐसे जिले गिनवाए हैं जहां पर दंगे हो रहे हैं, और तमाम चीजें उन्होंने गिनवा दी है जहां पर सपा की सरकार है। जरा बता दें उनको नगेंद्र जी। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी भाई जी ने दिया है, तो इसको एनसीआरबी का वो डाटा उठाना चाहिए, जहाँ तकरीबन 5500 दंगे बलवा लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 2020 में हुए हैं। 21 का डाटा अभी अपडेट नहीं है। दूसरा, अगर ये ऐसा है, झूठ की दुकान है,
मैं आ रही हूँ रघुवंशी साहब, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। झूठ अगर लग रहा है आपको, आपके पास इंटरनेट होगा, जरा एनसीआरबी के आंकड़े खोल कर देख लीजिए। रघुवंशी साहब, इंटरनेट होगा आपके पास, आप भी जरा आंकड़े निकाल लीजिए। निकालिए, आपने आंकड़े निकालिए। एक पत्थर नहीं पड़ा किसी के ऊपर, एक पत्थर। मतलब ठीक है रघुवंशी साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के आंकड़े गलत हैं, केंद्र सरकार ने गलत आंकड़े दिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश के ही आंकड़े हैं, एक बार चेक कर लीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े चेक करिए एक बार। इंटरनेट होगा आपके पास, जरा देख लीजिए, तब तक मैं नगेंद्र जी के पास जाकर आती हूँ। मुस्कान जी, ये मेरा निवेदन है आपसे भी और पैनलिस्ट से भी, आप भी अपील करें, मैं भी अपील कर रहा हूँ कि अपनी अपनी जब बारी आए तो वो अपनी बात कहे, जब दूसरा बात कहे तो उसको सुने। रघुवंशी जी, इतने असहज मत हो। हमारा काम आपकी मनमानी पर, आपके अधिनायकवाद पर, आपके निरंकुश शासन पर रोक लगाना और उसकी आलोचना करना है, क्योंकि आप लोगों को 2017 में लोगों ने सरकार चलाने का काम किया था और हमें विपक्ष की भूमिका का काम किया था। तो हम जहाँ जहाँ आपकी खामियां हैं, जहाँ जहाँ कमियां हैं, जो आपने कहा था वो अगर कर नहीं पाए या जो किया नहीं, कमियां सिर्फ बीजेपी की थोड़ी है नगेंद्र जी। हम उनका विरोध करेंगे, तो लिहाजा आप विरोध को सहन करना सीखिए। लोकतंत्र में ये बहुत आवश्यक होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत गंभीरता से जब ये डिबेट शुरू हुई तो विद्रोही जी ने अपने जो इनिशियल कमेंट्स थे वो बिल्कुल ठीक और लेकर गए, और मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव से पूर्व और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश के माहौल को बनाने का प्रयास किया, तो उस पर समाजवादी पार्टी के लोगों को भी और तमाम बौद्धिक जगत के और चिंतक वर्ग के लोगों को ये चिंता हुई कि संवैधानिक सभा पर बैठे हुए लोग इस प्रकार के बयान और टिप्पणियां कर रहे हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत निजी टिप्पणी या जो झंडा टोपी जो नारे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के, उनको लेकर जो जिस प्रकार की टिप्पणी की है उस पर हम पूरी तरह से विरोध जताते हैं। और क्योंकि ये लोग महसूस कर रहे थे कि इनकी नाकामियों से जनता में जो एक असंतोष था, वो असंतोष सड़क पर आ रहा था, विपक्ष के नेताओं की रैलियों में आ रहा था, रोड शो में आ रहा था, तो ये लोग बेचैन हो रहे थे। तो पूरी तरह से विद्रोही जी जो कह रहे थे, विद्रोही जी ठीक कह रहे थे कि चुनाव ठीक मुद्दे पर आ गया है, महंगाई पर आ गया है, बेरोजगारी पर आ गया है, कोरोना स्वास्थ्य की जो सेवाएं कोरोना काल में दिए उन पर आ गया है, किसान की बेचैनी पर आ गया है, और ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि जनता ये भूल जाए कि उनके जो नेता प्रवक्ता है, नेता मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं। और नाव कांड का हाल ही का अगर जिक्र कर ले तो जरा आप भी घूमकर देख लीजिए अपनी तरफ। हेलो, अब आवाज नहीं आएगी। नहीं, आप दोबारा बोलो। आइए मुस्कान जी, आवाज आ रही है? ठीक है त्रिपाठी साहब, मैं लौटूंगी, इसके बाद आप ही के पास में आऊंगी। सपा जो है वो जरा अपने गिरेबान में भी एक बार झांक कर देख ले। जो जनता के मुद्दे हैं वो ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पर आ गए हैं, बहुत सही बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है कि जनता ये भूल जाए कि उनके नेता प्रवक्ता, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल ठीक से अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं। सरकार, मैं उन्नाव कांड की बात कर रही हूँ नगेंद्र जी, उन्नाव कांड की बात कर रही हूँ, क्या हुआ जी? चलिए अब नहीं, जवाब नहीं है, ठीक है। मैं त्रिपाठी साहब लौटूंगी आपके पास। विद्रोही जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपसे भी इसी मसले पर कमेंट लेना चाहूंगी। जर्नल मुद्दों पर चुनाव आ गया है, ठीक है, लेकिन आम जो जनता है, जिन्होंने अपने विधायक चुनने हैं, जिन्होंने अपने नेता चुनना है, जिन्होंने, वो इन मुद्दों को तो नहीं भूल सकता जो इस समय गुजरी है पूरी जनता पर, पूरे देश पर। देखिए, ये जो उन्नाव का आपने जिक्र किया है या हाथरस का किया है, ये कानून व्यवस्था, महिला सम्मान और सुरक्षा के अंतर्गत ही शाखा में है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस को हम कानून व्यवस्था, विकास, इन मुद्दों पर
हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है। कानून व्यवस्था, सम्मान, सुरक्षा और विकास पर अगर बात करनी उत्तर प्रदेश को लेकर के तो बसपा का शासनकाल, सपा का शासनकाल और भाजपा के शासनकाल का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा और वही होना भी चाहिए। और दो चीज होती है, एक होता है आंकड़ा जो विभिन्न सरकारें विभिन्न अपराधों का, और दूसरा होता है कि जनता के बीच में क्या माहौल है। और उससे भी बड़ी बात होती है कि राजनीतिक दल चुनाव के समय में संदेश क्या डिलीवर कर ले जाते हैं। और मैं कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, वो चूंकि जनता के बीच बहुत ज्यादा रहते हैं, उनकी जो मात्र संख्या है अपने पक्ष की या जो संदेश देना चाहते हैं उसकी डिलीवरी समय रहते क्या कहें समय से मतलब और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने पक्ष की चीजें बता ले जाते हैं और विपक्ष उस काम को नहीं कर पाता है। मुस्कान की समस्याओं पर बहुत बात होती है वैचारिक रूप से, और पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी, सरदार भगत सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिखे हुए संदर्भों को पढ़ के मैंने पत्रकारिता सीखी है। डॉक्टर लोहिया हमेशा कहते थे समस्याओं की तरफ अगर इंगित करो तो समाधान का रास्ता भी बताना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विभाग का सारी समस्याओं का और सर्वांगीण विकास कुशल प्रशासन का एकमात्र रास्ता है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। छोटे छोटे राज्यों के गठन के बिना नहीं तो सरकारें आएंगी और मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री तक कहे कि बड़ा विशाल भाग होने के बावजूद हमने विकास किया, जो बड़ा भाग रहे संविधान में व्यवस्था छोटे राज्य कर दीजिए, प्रशासनिक रूप से हम सुदृढ़ रहे, कम से कम विधायक जो है अपने मुख्यमंत्री को, डीएम को, एसपी को मुख्यमंत्री कम से कम बाई नेम बाई फेस जाने। हमारे प्रशासन पर सीधे पकड़। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ में कोर्ट के स्थापना की मांग, पूर्वांचल में गोरखपुर में कोर्ट के मांग और स्वीकृति जहां योगी आदित्यनाथ जी करते थे वहां स्वर्गीय चौधरी जी सी करते। जनता से जुड़ी हुई मांग की जनता तक विकास की किरण सीधे पहुंचे, प्रशासन सीधी कार्य करे। ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की कि हरित नहीं बन रहा, रुहेलखंड नहीं बन रहा, बुंदेलखंड नहीं बन रहा, पूर्वांचल नहीं बन रहा, अवध नहीं बन रहा है, जबकि इन्हीं पर संगठन बनाया है लोगों ने और इसी पर विश्लेषण भी हो रहा है और इसी तरह से मतदान का अधिकार भी मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सर्वांगीण विकास और प्रशासन का जो रास्ता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह गए कि छोटे राज्य बने, राय मऊ के सांसद गए, लंबी लड़ाई हरचंद प्रसाद जी लड़के गए, सलेमपुर के पूर्व सांसद, और जो मांग कांग्रेस भाजपा यहां तक कि योगी आदित्यनाथ जी उठाते रह गए वो नहीं पूरी हो रही है। मायावती जी ने प्रस्ताव रखा लेकिन इस चुनाव में उन्होंने नहीं कहा। तो स्थल की तरफ जाइए। ये है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विभाग का कि इसका संवैधानिक रूप से छोटे राज्यों में इसका विभाजन किया जाए जिससे गन्ना बेल्ट की सारी समस्याएं पश्चिम के लोगों को न्याय मेरठ में मिले, पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर बनारस में मिले, मध्य के लोग यहाँ बुंदेलखंड के पानी की समस्या बुंदेलखंड के लोग अपनी सरकार से पूरी करते हैं। बड़े भूभाग में शासन चलाना किसी भी राजनीतिक दल के बस का नहीं है, फिर ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही हावी हो जाती है। कांग्रेस के नारायण तिवारी जी की सरकार, मुलायम सिंह की के बाद नौकरशाही पर, कल्याण सिंह के बाद नौकरशाही पर नियंत्रण कोई सरकार नहीं रख पा रही है। नारायण देव तिवारी, मुलायम सिंह यादव और बाबू कल्याण सिंह के बाद नौकरशाही के चंगुल में उत्तर प्रदेश की सारे राजनीतिक दलों की चुनी हुई सरकार और उसके मुखिया पड़ जाते हैं। ये जनता का पक्ष है, न सत्ता पक्ष है न विपक्ष है। डॉक्टर लोहिया के धारा का एक पत्रकार होने के कारण मैं जनता से जुड़े मुद्दों पर निष्पक्ष नहीं रहता हूं, मैं जनपक्ष की तरफ मुस्कान दी। ठीक है, ये बहुत बेहतर तरीके से पूरा जो समीक्षा है वो देखिए और पूरा विश्लेषण कर बताया है विद्रोही साहब ने। त्रिपाठी साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसी बात पर रहेंगे। त्रिपाठी साहब की जो प्रतिक्रिया है उस पर मैं आपके जवाब चाहूंगी और जो अभी डिस्कशन भी हो रहा था विद्रोही जी का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विद्रोही जी क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ इनका अंदाज समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, रघुवंशी साहब को विद्रोही जी की आवाज नहीं आ पा रही है, तकनीकी खामियां, मैं इसको मेरी टीम से चाहूंगी कि वो इसको दूर करे। मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए त्रिपाठी जी, आप बताएं। देखिए, रघुवंशी जी ने जिस चीज को सिरे से खारिज कर दिया है, मैं मित्र को जो है एनसीआरबी का आंकड़ा जरूर भेज दूंगा और मैं आपको आपके रिसर्च टीम से कहूंगा कि वो चलाए, पीछे स्क्रोलर पर चलाए और उस आंकड़े को दिखाए कि, और ये हमारे मित्र देख लेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। मित्र
सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए। और आप जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, आप डेवलपमेंट के मुद्दे पर आपका एक नेता कोई बयान ही नहीं देता। डेवलपमेंट की बात आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि आपने कुछ किया नहीं है। आप अगर डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ना होता ना, आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। स्वास्थ्य, अरे सुन लीजिए, अरे हाजमा आपका खराब है क्या महाराज? हाजमोला खाइए, सुनना सीखिए। रघुवंशी जी, अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये हाँ तो ठीक है, आप दर्शक तक आवाज जा रही है। रघुवंशी जी, आप तक न जाए, अच्छी बात है, आप वैसे भी नहीं सुनते हैं। आप लोग कहाँ दूसरों की आवाज सुनते हैं? अगर आवाज सुनते तो कोरोना काल में, अभी एक विद्रोही जी ने बहुत बड़ी बात की, इस बात को जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा। अरे रघुवंशी जी की आवाज जा रही है, अरे रघुवंशी जी सुन लीजिए, आवाज जा रही है महाराज। ठीक है त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रखिए। तीन चार नगेन जी, आपको आ रही है आवाज त्रिपाठी जी की? अरे भैया, चलिए ठीक है, रघुवंशी साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं रघुवंशी साहब चाहूंगी टीम से आप अपने, तब तक मैं त्रिपाठी जी की बात सुनूं। ठीक है, जो भी तकनीकी खामी है उसको दूर किया जाएगा। त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी जी। जी जी, मिल रही, आवाज मिल रही। त्रिपाठी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, हेलो जी, अब अपनी बात पूरी करें। ब्रेक ले लीजिए, सही करिए आप। चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है उनको। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं का समय अब आ गया है और मतदाता अब पूरे तरीके से जो प्रचार है वो थम चुका है और कल ही मतदाता जो हैं वो अब वोटिंग करेंगे और वोटिंग पर पूरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ध्यान भी तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा रखा जाएगा। कल ही वोटिंग होने वाली है गोवा, उत्तराखंड और यूपी में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं और सभी मुद्दों पर सभी पार्टियां कह सकते हैं कि लगातार घिरते नजर आ रही है। क्योंकि बात अगर करें कि बीजेपी की, तो बीजेपी ने जिस तरीके से हिजाब का विवाद उठा उसके बाद ही उत्तराखंड में सिविल कोड बिल लाने की बात की है। वहीं सपा की बात करें तो उन्नाव कांड और सपा की जो नेता है रुबीना खान, उनका जो बयान लगातार वायरल हो रहा है उसकी वजह से भी समाजवादी पार्टी लगातार घिरते नजर आ रही है। और जनता अब अगर समाजवादी पार्टी को वोट देगी तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही उनको वोट दिया जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस जो है वो भी गोवा में कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से एक निजी चैनल ने गोवा में प्रचार जो स्टिंग ऑपरेशन है वो किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में जो तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई, खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी, जिसमें कांग्रेस के 3 नेता जो हैं, जिसमें पूर्व सीएम भी कांग्रेस के हैं वो भी शामिल थे। माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम टीएमसी के थे और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो हैं और फिलहाल वो मोरगुआऊ सीट से कैंडिडेट भी है, वो भी इस तमाम मसले में घिरते नजर आए, खरीद फरोख्त करते नजर आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस समय ये भी जिक्र किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया जिसमें ये बताया गया कि जो वोटिंग है उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मतगणना के बाद पार्टियों को बदला भी जा सकता है। पार्टियों की इधर यानी कि दल बदल की राजनीति भी उस समय की जा सकती है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता जो है वो अब पूरे तरीके से ध्यान में रखकर कल वोटिंग करेगी। आपको बता दें कि 3 राज्यों में कल वोटिंग है। उत्तराखंड और गोवा में एक एक चरण में चुनाव हुए हैं, यानी कि उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में कल वोटिंग होगी और उसके बाद जो चुनाव है वो थम जाएगा और 10 मार्च को नतीजे जो हैं वो 5 राज्यों के आएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जो हैं वो चुनाव होने हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तकनीकी खामी की वजह से संपर्क उनसे टूट गया था। त्रिपाठी जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, देखिए, अभी जिस तरीके से बात हो रही है उन्नाव घटना की, और अभी जो मैंने एक विद्रोही जी ने बात कही कि अगर किसी मुद्दे को आप उठा रहे हो तो उसका समाधान भी दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस वो इस बात को आपने जो कहा, इस बात को एग्री भी करती है और ऐसा करती भी है। और मैं 2-4 एग्जांपल दे, आप समझिए, जब मुद्दा आया कोरोना का, जब कोरोना की अपने यहाँ स्टार्टिंग, और राहुल गांधी वो नेता है, उनका आप आज भी ट्वीट उठाकर देख लीजिए। जनवरी में उन्होंने इस बात को कहा कि पेंडेमिक आने वाला है
इसके लिए आप जो है सजग हो जाइए, इसके लिए जो है हम लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए, इसके लिए समाधान निकालना जाना चाहिए। उसके बाद हमारे मोदी जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे गुजरात में, और उसका भुगतान पूरे देश में भुगता, और उसके बाद भाजपा ने उसमें भी तबलीगी जमात और क्या ध्रुवीकरण का काम किया। और आप आ जाइए, नोटबंदी की बात आई। नोटबंदी इन्होंने जब लागू किया तो राहुल जी ने, हमारी पार्टी ने कहा कि आप इसको मत करिए, ये गलत तरीका है, इससे जीडीपी डाउन जाएगी। जीडीपी नीचे गई, आप नहीं मानने, आपका काम है। हमने आपको सजेस्ट किया, सजेशन भी दिया कि ये तरीका गलत है, आपको अगर सीरीज हटानी है तो नोट की एक सीरीज हटाइए, और पहले भी इस तरीके से होता रहा है, नहीं माना आपने। तीसरी आ जाइए जीएसटी की बात। हम जीएसटी जब लेके आ रहे थे, वन जीएसटी थी, एक जीएसटी थी, तब यही भाजपा विरोध करती थी। ये 5 जीएसटी लेके आए, हमने कहा कि हम जो जीएसटी लेके आए थे उसको आप देखिए, वो बढ़िया है, उससे जो है देश का भी भला होगा और व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं होगी। आप 5 तरह की जीएसटी लाते हैं, जिसमें अब तक 121 से ज्यादा संशोधन आपको करने पड़ते हैं। तो आप अगर विपक्ष को सुनेंगे ही नहीं तो आप समाधान की तरफ जाएंगे नहीं। विद्रोही की इस बात से आप एग्री करेंगे कि जब भी कोई बात आई है, हमारे शीर्ष नेताओं ने, हमारी पार्टी ने समस्या को उठाने के साथ साथ समाधान का भी प्रयास किया। जब जो है मनमोहन सिंह जी से मोदी जी जब मिलने जाते हैं तो उन्हें मिलने से मना नहीं किया। जिस प्रकार से मोदी जी से मिलने के हमारे नेता प्रयास करते हैं, वो मिलते ही नहीं है, टाइम ही नहीं देते हैं। और मनमोहन सिंह जी के पास गए, वो टिप्स लेके आए, वो अर्थव्यवस्था जिनके बारे में 2 दिन पहले वो किस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, वही मोदी जी कहते थे कि मोदी जी जो है मनमोहन सिंह जी जो है बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, जो कि इंग्लिश में गाली है, मतलब गाली दे रहे थे। और वो उसी व्यक्ति से जब मिलने जाते हैं अर्थव्यवस्था के मामले में, जब उनको समझ में नहीं आता, उनके हार्वर्ड और क्या क्या बात करते थे, तो हार्वर्ड वाले से जब ज्ञान लेने गए तो ज्ञान देने से मना नहीं किया। हम वो लोग हैं, हम लोग हरदम देश के लिए समर्पित हैं। पार्टी बात की है, देश पहले है। और एक और मुद्दा, उन्नाव की घटना, देखिए जितना दोषी अजय टेनी जी हैं, अजय टेनी के लड़के हैं, उतना ही दोषी फतेह बहादुर और उनके लड़के हैं। तो ये 2 पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा है। आप समझिए, अभी एक जातिवाद की बात हो रही थी। एक समय था कि यादव जी थानेदार होते थे, या मैं जात का नाम लेके मैं कह रहा हूँ XYZ थानेदार होते थे। आज जो है ABCD के थानेदार होने लगे। फर्क क्या हुआ? यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ चला गया। कर तो आप भी वही रहे हो, वो जातिवाद कर रहे थे, आप आज जाति राजनीति कर रहे हो। आप बताइए, सुन लीजिए एक लास्ट पॉइंट मुस्कान जी, हमें तो आश्चर्य तब होता है जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को संत कहते हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, और उसके बाद जात की राजनीति में इतना विलीन हो जाते हैं, वो मंच पर आके कहते हैं कि उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है। अरे महाराज, जाति तो आप तो अपना कहते हैं पिंडदान आपने किया है, तो आपकी जात कहाँ से रह गई महाराज? तो ये जातिवादी मानसिकता जो है वो उधर भी जो है दिखती थी और इधर भी दिखती है। हमने एक बात की शुरुआत में कही कि धर्म की राजनीति को उत्तर प्रदेश ने तिलांजलि दे दिया है, जात की राजनीति बची है। हम आने वाले समय में इसको भी खत्म कर देंगे। ये जब तक ये दोनों राजनीति रहेगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। इससे जिस दिन ऊपर उत्तर प्रदेश उठ जाएगा, उत्तर प्रदेश फिर उसी तरह जो है धर्म की राजनीति की अगर आप बात करते हैं ना, जात की राजनीति की अगर आप बात करते हैं त्रिपाठी साहब, तो मुझे लगता है कि जब तक राजनेता रहेंगे, जब तक ये तमाम राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, लगता नहीं है कि धर्म की राजनीति खत्म हो पाएगी। आप दूसरों पर सुनिए त्रिपाठी साहब, आप दूसरों पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। बहुत बार ऐसी बातें कांग्रेस की भी सामने आई है जिसमें जाति के नाम पर तमाम चीजें होती है। जब हाथरस कांड हुआ उस समय दलित युवती के साथ जो हुआ, कांग्रेस ने कितना भुनाने की कोशिश की उस मुद्दे को, और वही अगर राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में वो चीज हुई, उस समय किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोई जवाब उस पर नहीं आया था। त्रिपाठी साहब, आपको याद होगा इस बात में। अगर आप अनुमति दें तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जी बताएं, मात्र 30 सेकंड। राजस्थान में घटना होती है, वहां पर कार्रवाई होती है। अगर आपको लगता है, अगर हमने जिस तरीके से हाथरस को हैंडल किए, जिस तरीके से आरोपियों को बचाने, आप सब बाहर हैं, बचाने का काम किया, अगर हमने वहां पर बचाने का काम किया है तो भाजपा वहां विपक्ष में है, इनका हक है हमको आईना दिखाने का। लेकिन आप ये सवाल नहीं उठा सकते। बात त्रिपाठी साहब, अब जरा सुनिएगा गौर से, इस बात को सुनिएगा। बात ये नहीं है कि किसने किसको बचाने की कोशिश की या किसने ये काम किया, बात ये है कि ऐसी चीजें होती ही क्यों हैं। सबसे बड़ी सवाल यह है कि आप कानून व्यवस्था को क्यों इतना सुदृढ़ नहीं करते, क्यों इतने सटीक कानून नहीं होते हैं देश में कि ऐसी चीजें ना हो, होती ही क्यों है ये चीजें।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी सवाल का जवाब लूंगी। रघुवंशी साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रघुवंशी साहब, त्रिपाठी साहब ने 3 मुद्दों पर आप पर निशाना साधा है, कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी, सभी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। ये मैं बोल दूं, रघुवंशी साहब। नोटबंदी। मुस्कान जी, इनकी आवाज कुछ नहीं आई, किन मुद्दों पे बोल, सिर्फ मुद्दा बता दीजिए। मैं वही बता रही हूँ आपको, मुद्दा ही बता रही हूँ, कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी। दरअसल कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकी कभी देखती नहीं, और वही कारण है कि आज वो सिमटते सिमटते पूरे हिंदुस्तान से खत्म होती जा रही है। ये जिस दिन अपने आपको देख ले, उस दिन इतनी बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आज आप देखिए सिमट की क्यों खत्म हो गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काम करने वाला है कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। पूरी की पूरी कांग्रेस शिफ्ट होती चली जा रही, क्योंकि आज नेतृत्व विहीन पार्टी है। आप देखिए, एक व्यक्ति फरमान जारी करता, दूसरा पलट देता, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ है न, कोई एजेंडा नहीं। इनकी एक नेता आई है प्रियंका गांधी, पहले भी आई थी, 17 में भी आई थी, 19 में भी आई थी, कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने एक मुहिम चलाया कि बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जितने लोगों को उन्होंने उसमें पोस्टर लगाया, जितने लोगों को उसमें लीडर बनाया, सब छोड़ छोड़ के भाग गए 10 दिन के अंदर। तो इनकी करनी और कथनी में तो आजादी के बाद से ही आप देखते रहिए, इनके बारे में बोलना शुरू कर दे, पूरा शो खत्म हो जाएगा। इतने इनके कारनामे, मैं लौटूंगी त्रिपाठी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहेंगे रघुवंशी जी? और उत्तर प्रदेश में इनका खाता तो कहीं खुलने वाला आप कांग्रेस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार खत्म होती जा रही है। देखा होगा उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कितने नेता मंत्री जो है वो गए हैं पार्टी से। ठीक है, मैं लौटूंगी, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात तीनों राज्यों की कर रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, कल वोटिंग होने वाली है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। चलिए रघुवंशी साहब, आपसे सवाल था मेरा। त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। मुस्कान जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। हाँ, मैं इसीलिए आपको समय दे रही हूँ, आप अपनी बात रखें। नोटबंदी का विरोध इसलिए कर रहे थे, सारा पूरे देश का काला धन इनके पास जमा था, इसलिए विरोध कर रहे थे, और सारा काला धन बाहर आ गया, इसलिए इनकी परेशानी है। दूसरी जो बातें कर रहे थे, कोरोना काल में पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की सराहना की, उनके काम। रघुवंशी साहब साथ साथ जवाब भी देते रहिए। काला धन आप लेकर, सुने रघुवंशी साहब, इनके नेता फोटो खिंचाते रहे जाके, एक एक करके सवालों के जवाब भी देते रहिए ना। काम कुछ नहीं किया, सवालों के जवाब भी देते रहिए। काला धन आपने कहा कि आप वापस लेकर आए, कहाँ है वो काला धन? जनता के खातों में तो गया नहीं, जनता को देने की बात हुई थी ना शायद, जहां तक मुझे याद है। 99.9% नोट वापस आ गए, रिजर्व बैंक कह रहा है सारा काला धन चला गया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था काला धन 10 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ हो गई। ये कहां से पैसा आया? जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना विकास हो रहा है, कहां से धन आया? जो 150 करोड़ वैक्सीन लग गई, कहां से धन आया? मैं बताती हूँ, ये धन मैं बताती हूँ, ये धन रहा जनता का। और वो जो काला धन है ना, बीजेपी जो सबसे अमीर पार्टी हुई है ना, याद रखिएगा, वहां गया वो काला धन। ठीक है नगेंद्र जी, मैं लौटूंगी त्रिपाठी साहब, मैं पहले उनके पास जाना चाहूंगी। नगेंद्र जी, आप पर भी समाजवाद, माफ कीजिएगा, त्रिपाठी साहब कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर उन्नाव कांड का उन्होंने जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि जितने आरोपी, जितने गलत लखीमपुर खीरी हिंसा के जो तमाम आरोपी हैं, उतनी ही ज्यादा जो आरोप है वो उन पर भी लगे हैं, वो भी उतने ही गलत है। फर्क कहाँ हुआ फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, जरा बताएं। हिंसा का प्रतिकार करते हैं, उसकी सहमति नहीं जताते, एक बात। दूसरी बात, पूरा जो चुनाव चल रहा है, सभी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र दिए, हमने भी अपना घोषणा पत्र दिया है। आप पहले जो सवाल है पहले उसकी बात करें, घोषणा पत्र पर फिर चलेंगे नगेंद्र जी।
जी 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 जी। तो हमने कह तो दिया कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। आपके जो पूर्व मंत्री हैं उनके बेटे पर एक युवती के अपहरण का आरोप लगा है, समझते हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल हम इस बात को समझते हैं। हम कह तो रहे हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। तो उनको पार्टी से निकाला नहीं, निकाला तो क्यों नहीं निकाला? मैं लोटू रघुवंशी साहब आ मैं रही ये हूँ आपके कहना पास। चाहूंगा कि हम कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। निष्पक्ष जांच तो फिर दोषी सुनिए नगेंद्र जी, निष्पक्ष जांच तो फिर उस समय में भी हो रही थी ना, जब लखीमपुर हिंसा हो रही थी, उस समय में भी जांच हो रही है। फिर क्यों उस समय टेनी साहब, फिर क्यों उस समय बर्खास्तगी की मांग की गई थी अजय मिश्रा टेनी को? निष्पक्ष जांच नहीं हो रही थी, जांच को दबाया जा रहा था। तो ये तो फिर हम भी कह रहे हैं भैया, समाजवादी पार्टी में नहीं निष्पक्ष जांच हो रही है, नहीं कोई भी निष्पक्ष जांच कर रहा है। आप बताइए ना उन्हें क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? जांच करने का जब आज आप पार्टी से निकालने के लिए नहीं तैयार है, कल को सत्ता में आ जाएंगे तब कहां से जांच होगी फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ? जरा बताइए आप हमें। हम ये कह रहे हैं निष्पक्ष जांच की बात कह रहे हैं, हम समर्थन नहीं करते। संदीप देखिए, मैं एक स्पष्ट बात बता दूं आपको, आप अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कतई डिफेंड मत करिए। मैं ये कहता हूं कि आप आज आपको बड़े दिल दिखा, अपना बड़ा विजन, बड़ा दिल दिखाते हुए आपको ये बात कहनी चाहिए कि बिल्कुल फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ कार्रवाई पार्टी करेगी। आगे जो कार्रवाई होगी, जो कानून की प्रक्रिया होगी, वो बात की बात है। अभी आप क्या कर रहे हैं जनता के बीच, ये बात आप बताइए। आपको जवाब इस बात का देना है, और आप उनसे डिफरेंट कैसे हैं? अगर, और ये पहले भी घटना आपके भी समय में होती रही है उत्तर प्रदेश के, अगर ये जो आज बुरे हालात हैं तो उसके लिए जितनी जिम्मेदार भाजपा है उतनी सपा भी है। आप भी शासन में रहे। अगर 169 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बिकी है तो उसमें सपा ने भी बेचा है, बसपा ने भी बेचा है, और हमारे राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह जी ने भी बेचा है, जो कांग्रेस ने लगाई थी। ठीक है नगेंद्र जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करेगा, उसके बाद मैं विद्रोही साहब के पास जाऊंगी। ठीक है, लौटूंगी। संदीप जी, आप जो कह रहे हैं इस देश की राजनीति को और प्रदेश की राजनीति को अगर गत मिलाने का काम है तो आपको करे जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का उदय का अगर करे है, क्योंकि आप विपक्ष का नेतृत्व देश स्तर पर दे नहीं पाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लिए। और कांग्रेस को आप कहां से गिन रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ नगेंद्र जी। आप किसी भी मुद्दे पर आप विपक्ष का जो दायित्व था उसका निर्वहन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगता है भूल गए हैं आप। उत्तर प्रदेश, या तो आप सुनिए नगेंद्र जी, या तो आप यूपी का इतिहास भूल गए हैं, या फिर उन्नाव कांड से इतने आते हैं कि आपको पता नहीं है कि आपको कहना क्या है। पता नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, आपके कार्यकर्ता लाठी खा रहे थे तो कांग्रेस के लोग जा रहे थे, हमारी प्रियंका गांधी जी जा रही थी। एक नेता का नाम बताइए जहाँ अखिलेश यादव जी गए हो। आप हमें बताइए कि किसी भी क्षेत्र पंचायत के साथ घटना हुई, भाजपा के लोगों ने जो प्रत्येक घटना में गए हम, हमने आंदोलन कर सड़क पर विरोध किया, सदन में विरोध किया, हम प्रत्येक घटना में गए, और यही कारण है। आंदोलन के साथ आज का आप हमें बता दीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। अखिलेश आंदोलन बताइए आप मुझे, पूरे 5 साल में कहाँ नहीं गए आप ये बताइए, कहाँ नहीं गए और किस मुद्दे को उसने नहीं उठाया? आप ये बताइए कहाँ थे? उमा में कहाँ थे? चौराहे में जब घटना हुई निषादों के साथ, वो कहाँ थे? आप बताइए मुझे, बताइए। हमारे दल में एनआरसी का विरोध हो रहा था, कौन से आंदोलन में शामिल हुए? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। एक बार फिर से त्रिपाठी साहब, नगेंद्र जी एक बार फिर से लौटेंगे। ठीक है, विद्रोही साहब जी। हेलो जी, विद्रोही जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही जी, चलिए ठीक है। सभी की बातें आपने सुनी, तमाम पार्टियों के तमाम मुद्दे और भी उठकर सामने आए, उन पर आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए, ये मुद्दे लगातार राजनीतिक दलों के आपस में रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, और कैसे इसका सुधार होना समस्या का बात रख चुका हूँ। अब कब होना है वो
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार से नाराज और सरकार की योजनाओं से जो लाभ समझ रहा है लाभार्थी समूह, मतलब नाराज समूह और लाभार्थी समूह बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगर लाभार्थी समूह सरकार के प्रसन्न होता है और विद्रोही साहब, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपकी जो तकनीकी खामी है उसको दूर करने के बाद मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। आवाज साफ नहीं आ पा रही है। चलिए रघुवंशी साहब, आप अपनी बात रखें। आवाज साफ आती है। मुस्कान जी जी 1 मिनट मुझे सुने आप। आपकी आवाज साफ आती है, लेकिन जो भी पैनलिस्ट हैं बोलते हैं तो उनकी आवाज एक दूसरे को साफ सुनाई नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, इस खामी को भी दूर करेंगे, इस खामी को भी दूर कर देंगे। ठीक है, रघुवंशी साहब अपनी बात रखें। मुझे तो नगेन जी की आवाज आती, बाकी किसी की आवाज आती नहीं है, वो भी बीच बीच में रुक जाती। मेरा कहना है कि अपहरण करना, हत्या करना, बलात्कार करना, सड़क से बहन बेटियों को उठा लेना, ये सपा का की एक आम बात है। सपा नेता इस तरह का काम करते रहे हैं। और आप देखिए, जब सपा का शासन था तो सफाई में डांस होता था और पीछे बाहर जो पुलिस वाले थे उनको सपा वाले पीटते थे। तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल पंगु हो चुका था और थाने में बैठ के सफाई जा करके फैसले करवाते थे और थानेदार कुर्सी छोड़ के उठ जाता था। अब दोबारा इन्होंने ये शुरू कर दिया, कुछ लोग सड़कों पे तहलका मचाना, जैसे उन्नाव की जो घटना है उसी का एक रूप है। अभी मुरादाबाद में भी कल ऐसी ही एक घटना हुई है, उसके सारे वीडियो आने शुरू हो गए हैं। लोगों का घर तोड़ देना, बच्चियों को उठा लेना, मारपीट करना, ये सब इनका काम है। और इसी काम के तहत इन्होंने पूरे प्रदेश में सपा पर तमाम आरोप हो गए हैं। ठीक है रघुवंशी साहब, सपा पर तमाम आरोप हो गए। मैं आप पर भी आप किस बात पर गिर रहे हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रघुवंशी साहब, आप ये बात कह रहे थे कि सपा की सरकार में जो बलात्कार है, दंगे, हत्या, लूट, ये तमाम चीजें आम रही है। आपकी सरकार में क्या आम रहा है? क्या इस बात का जिक्र आप खुद करेंगे या मैं बाकी प्रवक्ताओं से पूछ लूं? मुस्कान जी, मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। हाँ तो बोलिए, आप ही को समय दे रही हूँ, आप अपनी बात रहा है। कांग्रेस का भी चाल चलित चेहरा देख लीजिए, जिसके कारण कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी आज एक उस फिल्मी सरदार को हटा नहीं पा रही है। सोनिया गांधी हटाती हैं तो प्रियंका गांधी रख लेती हैं, प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं तो राहुल गांधी कुछ कह लेते हैं। जो देश के लिए खतरा है, जो ड्रग का धंधा करता है, जो नशे का धंधा करता है, जो पाकिस्तान से जाके जप्पियां डालता है, जो हमारे सैनिकों को, हमारे देश की सीमा के लिए खतरा है, उसके साथ जप्पी डालता, फिर भी कांग्रेस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी आज देश मुक्त होती जा रही है और हो जाएगी। इसलिए तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे, नहीं तो ये भी क्षेत्रीय पार्टी बन जाएंगे। इनकी लड़ाई इस चीज की है। बाकी काम करने वाले नेता, हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता, जिसको जहां जगह मिल रही वहां चला जा रहा है। और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में इसलिए लोग आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जो काम करती है, सचमुच में जनता की सेवा करती है। इसलिए सब लोग कांग्रेस के जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इनके यहाँ भी जो है G23 आप देख ही रहे हो किस तरह से चल रहा है। तो इसलिए इनके लिए ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, ये अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब जहां तक रहा सपा को थोड़ा बहुत कहीं उम्मीद दिखती है तो उसके गुंडे आ जाते हैं सड़क पे, लोगों को डराने, धमकाने, दंगा कराने, ये सब काम करते हैं। तो देश में भारतीय जनता पार्टी में झांककर देख लीजिएगा, जो आपने गिरबान में भी झांककर देख लीजिएगा। और रघुवंशी साहब, कुलदीप सेंगर, सुनिए कुलदीप सेंगर को भी जरा देख लीजिएगा।
हालांकि उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन काफी समय तक वो रहे आपकी पार्टी में। आप अजय मिश्रा टेनी को देख लीजिए, उत्तराखंड में सुनिए उत्तराखंड में एक बलात्कार के आरोपी को आपने टिकट दे रखा है, वो भी जरा ध्यान में रखिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, तब तक त्रिपाठी साहब आपसे ठीक है त्रिपाठी साहब। मैंने आपको से सुना, आप अपने पार्टी के चाल चेहरे को दर्शाते ना हुए, आप कृपया शांति से सुनिएगा। जितने बड़े बड़े आरोप लगाए मैंने सुना, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर के देव ललाए बहरवासु पूजा मांगे। ये हमारे अवध की एक कहावत है, इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे तो रघुवंश जी इनकी तकनीकी चीजें ठीक कर लीजिए जिससे मैं इनको सुन पाऊं। महाराज तकनीकी अभी तक बोलते हो, तकनीक नहीं खराब होती है, सुनना पड़ता है। सुनिए, हाँ ठीक है, दर्शकों के बीच जा रही बात, आप बोलिए मत। देखिए अभी हमारे मित्र ने 3-4 आरोप लगाए। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात आप तब क्यों नहीं करते हैं जब मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं, मलिहाबाद का आम लेके जाते हैं, अपनी अम्मा के लिए साल लेके आते हैं। और बात बताऊं, मोदी जी को बहन जो राखी बांधने आती है वो भी पाकिस्तान से आती है, तो मतलब बहन अगर पाकिस्तान में है तो बहनोई भी पाकिस्तानी, जिसका बहनोई पाकिस्तानी, उससे कितनी बड़ी रिश्तेदारी आपकी होगी बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, थोड़ा आपने बात की सिद्धू की, अब वो सिद्धू जो आपके पार्टी में 13 साल रहते हैं, तब वो देशद्रोही नहीं, हमारी पार्टी में आ गए तो देशद्रोही। कैसा लॉजिक भाई? आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप ज्योतिराव सिंधिया डायनेस्टी के प्रतीक, जिनके ऊपर आप कहते थे गद्दार हैं, उनको ले जाते हैं, पता नहीं कौन सा राष्ट्रवाद का गुत्ती पिलाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके यहाँ ब्राह्मण नेता, मेरठ का टिकट भी आप उनको नहीं देते हैं। और जितेंद्र प्रसाद जी ब्राह्मण नेता, हमारे यहाँ जो जिला पंचायत का चुनाव हार जाते हैं, आपके यहाँ ब्राह्मण शिरोमणि बन जाते हैं। आप डायनेस्टी की बात करते हैं, आरपीएन सिंह जो हमारे यहाँ चुनाव हार जाते हैं, आपके यहाँ कहते हैं, मतलब आपकी पार्टी में आप समझिए रघुवंशी जी आपका जो कोर कार्यकर्ता है, आज उसकी हैसियत रह गई है। अभी आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, आज सच्चाई यह है कि आपकी पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ क्या रह गया है, हम जैसे नेता आपकी पार्टी में अगर आएंगे, आप जैसे लोग हमारे लिए दरी बिछाएंगे, हमारे लिए पानी पिलाएंगे, आपका काम सिर्फ ये रह गया है। और इस बात को आज भाजपा का कार्यकर्ता समझ गया है। आप समझिए, आपकी कुरीतियों के अलावा जो आज आपकी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दुर्गति होने जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण एक और ये भी है कि आपके कार्यकर्ता, जिस तरीके से आपने अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ दरी बिछाने लायक समझा है, और बाहर से पार्टी सपा से कोई निकल के आ रहा है, आप भैया टिकट ले लो, कांग्रेस का कोई गया टिकट ले लो, तो आपके पास क्या है? उधार की पार्टी, उधार के नेता, उधार की आइडियोलॉजी। आपकी आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? मुसोलिनी से सीखने जाते हैं आप, रसिया। आपके जिसके जनक, आप जिससे बिलोंग करते हैं, आपके नाजायज पिताजी, उनका ड्रेस हाफ चड्ढा हाफ शर्ट, भारतीय ड्रेस नहीं है, वो भी कहाँ का है? विदेश का। उनका जो वाद्य यंत्र है ड्रम, वो भी कहाँ का है? विदेश का। मतलब आप अंग्रेजों के दलाल थे, हैं, और आप चाहते हैं कोई दलाली हो के नहीं हो पाएगी। आपने कोशिश की, किस तरीके से, यह बता दे रहा हूँ, आपने 40% एफडीआई का विरोध किया, आज 100% एफडीआई रक्षा जैसे क्षेत्रों में आपने ला दिया, आपने जो है इंश्योरेंस फील्ड में ला दिया 100% एफडीआई। आप मतलब अंग्रेजों के दलाल। आप चाहते हैं कि सारी कंपनियां बिक जाए, आज वही अंग्रेज खरीद ले जिनको हमने इस इंडिया कंपनी को इतने दिन में भगाया। आप कहते हैं कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है। आप बताइए, आज घोषणा पत्र भी निकला, उसमें से पेड़ों के साथ कोरिया गाया, पप्पू नाम सिद्धू का ही दिया हुआ है, जो पप्पू घूम रहे हैं, क्या है, देश भर में घूम घूम के फोटो खिंचा रहे हैं, पप्पू नाम उसी सिद्धू ने दिया। चार अध्यक्ष आपके कांग्रेस के अंग्रेज रहे हैं, क्यों नहीं उसकी फोटो लगाते अपने कांग्रेस मुख्यालय में? कांग्रेस नीति दी थी, पिछले 60 सालों उसी नीति को लागू करती रही, देश को खोखला बनाया, देश को खोखला वाली कांग्रेस पार्टी है, बाकी और कोई नहीं है। एक नाम बताइए, खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको। झूठ फैलाते हो, झूठ की फैक्ट्री, झूठे लोग, झूठ में विकास, झूठ में कोरोना में लाशें बिछ गई करते हो, कोई आंकड़ा नहीं है।
लोगों रास्ते में मर गए, कोई आंकड़ा नहीं है। झूठे लोग कितना झूठ फैलाओगे, दुष्चरित्र करके राजनीति करते हो और बताते हो दुनिया भर की बातें। आप लोगों का राजनीति में कोई असर नहीं है। आवाज तो सही करो। ठीक है त्रिपाठी साहब। अभी रघुवंशी साहब, अभी तक आपको आवाज आ रही थी, जब आपको पलटवार करना था अब आपको आवाज नहीं आ रही है। नगेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपको आवाज आ रही है? फिर कहते हैं हम आप अकेले। ठीक है नगेंद्र जी आपको आवाज आ रही है? अंग्रेजों की पार्टी वाले नुमाइंदे की आवाज हट गई। अच्छा, अंग्रेज के दलाल वाले हैं भैया। नगेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी आप अपनी बात रखें। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम जिस तरह के हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिगड़ा कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ रामराज लागू कर दिया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, तो दोनों बातों में अंतर्द्वंद है। दूसरा ये भी इनकी बातों में अंतर्द्वंद है कि बार बार बड़े मंच से कहा जाता है कि हमने अगर कहीं दंगा हुआ है और हमने कंपनसेट सरकार ने किया तो उसकी वसूली की है। तो इनको ये दोनों बात, एक तरफ तो कहते हैं हमने दंगा होने नहीं दिया है, दूसरी तरफ कहते हैं दंगा हुआ है हमने वसूली की है। और एक प्रमुख मैं और बात कहूंगा, जो लखीमपुर खीरी की घटना की बात हो रही थी कि जब वो घटना घटित हुई और उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्ष के लोग और किसान संगठनों के लोगों ने न्याय की मांग को लेकर यदि जो उसमें दोषी थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, उनके विरुद्ध विपक्ष के दबाव में एफआईआर दर्ज की और दबाव में कुछ किसानों को कंपनसेट किया। तो क्या गृह राज्य मंत्री के पुत्र से उस कंपनसेशन की रिकवरी की गई है? एक मुद्दा ये भी मतलब लोगों के जहन में है। तो यहाँ बेचैन है उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान और वो बदलाव की ओर जाना चाहता है। बार बार जो अच्छा शासन, अच्छी सुविधाओं की बात करते हैं, खास तौर से बड़ा एक दर्द उभरता है आम जनमानस में और साधारण से साधारण व्यक्ति में कि जो दूसरी लहर के दौरान जिस प्रकार से ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुई, इंजेक्शन की बड़े स्तर पर ब्लैकमेलिंग हुई, गैस के सिलेंडरों की ब्लैकमेलिंग हुई और जो इस प्रदेश के नागरिक स्वर्ग सिधार गए, उनको अंतिम संस्कार तक की सुविधा ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। और वह हमारी जो गंगा, जो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान भी है, एक विश्वास का माध्यम भी है और जिसको जीवन दायिनी कहा जाता है, वह सहुवाहिनी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। नगेंद्र जी इन मुद्दों पर तो लगातार डिबेट होती ही रहती है, जरा आप जो मुद्दा चल रहा है उस पर बात कर लीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास रघुवंशी साहब। अभी हाँ मैं लौटूंगी, सुनूंगी आपको, सुनूंगी रघुवंशी साहब, मात्र 1 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं लौटूंगी आपके पास रघुवंशी साहब। अखिलेश यादव जब लोगों की रक्षा के लिए वैक्सीन आई तो क्या बोल रहे थे? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मैं लौटूंगी रघुवंशी साहब, जरा सुनिए पहले बात सुन लीजिए उनकी। ठीक है नगेंद्र जी, आप ही की एक पार्टी के प्रवक्ता है, आप ही की पार्टी के नेता है एक रुबीना खान, उनका जरा विवाद जो विवादित बयान सामने आया तो उसका भी जरा जिक्र करें, उस पर बातचीत कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। रघुवंशी साहब सुनने की तो क्षमता रखिए कम से कम, रुकिए जरा एक बार, मैं लौटूंगी आपके पास। नगेंद्र जी आपकी पार्टी के नेता रुबीना खान का जो बयान सामने आया हिजाब विवाद को लेकर, वो विवादित बयान, उस पर क्या कहेंगे आप, जरा उस पर भी जिक्र कर लें। मैं माफी चाहूंगा, मैं एक बार मुझे उनका बयान आप बताएं या सुनवाएं, क्योंकि मैं अपडेट नहीं हूँ, वो साफ गोई से बात कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। नगेंद्र जी आपकी पार्टी से रुबीना खान प्रवक्ता हैं, कल ही उनका बयान सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर हिजाब पर हाथ डाला गया तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते और हिजाब प्रकरण को लेकर जो न्यायालय का भी आदेश आया है, लेकिन अभी तक तो कोई खंडन नहीं किया गया इसका, कोई खंडन नहीं किया गया अभी तक। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हाथ काटना भी हिंसा नहीं आता है, ठीक है। और
जो टिप्पणी जो निर्णय अभी माननीय न्यायालय का आया है, ऐसी स्थिति में उस प्रकरण पर टिप्पणी करना मैं न्याय संगत और विधि सम्मत नहीं समझता। जवाब हम नहीं है। हिंसा का समर्थन नहीं करते। जवाब नहीं है, ठीक है रघुवंशी साहब। मुस्कान जी, इनके नेता कभी हाथ काटते हैं, कभी गर्दन काटते हैं, कभी अपहरण करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ, और नगेन जी कहते हैं हम इसका विरोध करते हैं। तो ये तो फिर आपकी नाकामी हुई ना, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये नहीं, अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं जो इनकी पार्टी के नेता हैं, जो इस तरह के हिंसात्मक बयान देते हैं, उनके खिलाफ इनकी पार्टी क्या कर रही है? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी पार्टी क्या कर रही है? बहुत से ऐसे दागी नेता हैं आपकी पार्टी में भी। अगर यही प्रश्न है तो मैं ये कहना चाहूंगा, कर्नाटक में जो घटना हुई है वो परिस्थितियां किस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने पैदा की है, वो स्थितियां बनी क्यों है, इस पर भी कर्नाटक में किसकी सरकार है, ये भी मेरा एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। रघुवंशी साहब, ऐसी चीजें हुई ही क्यों, सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात अगर हुई तो इसको हवा क्यों दी गई? सबसे बड़ी बात ये है। क्यों हुई मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, सुन रही हूँ मैं। इस देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो इस देश को अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो इस देश में कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करना चाहते हैं, जो इस देश में समाज में जहर घोलना चाहते हैं, वो लोग लामबंद होकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। किसी भी कीमत पे समाज के खिलाफ या कानून व्यवस्था के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जाती रही है। मान लिया आपकी बात। जरा मुझे ये बता दें कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर है कौन है इसमें, जरा एक बार बता दें। बहुत समय से टुकड़े टुकड़े गैंग जरा आज बताई दें साहब। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये कई पार्टियों का मिश्रण है। मुझे पार्टियों का नाम मत बताइए, 2 पार्टी के लोग यहाँ बैठे ही हैं। कई सारी पार्टियों का मिश्रण एक समूह है जो देश में कानून व्यवस्था को नहीं मानता, जो देश में जहर घोलने का काम करता है, जो देश में शिक्षा संस्थानों में बच्चों को बरगलाने का काम करता है, जो देश में को इंटरनेशनल लेवल पे देश की इज्जत को खराब करना चाहता है। वो जो भगवाधारी बैठे थे वहां पर किसने भड़काया था उनको, किसने बरगलाया था? और उनके खिलाफ सरकार कर रही है, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है त्रिपाठी साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। त्रिपाठी साहब आप अपनी बात रखें। मुस्कान जी कब ब्रेक पे गए हमको तो पता ही नहीं चला। कुछ बताती है। चिदम्बरम जी ने जो है अपने भाषण में कहा और से एक सवाल पूछा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, वो उसकी सूचना क्या है, वो उनके नाम क्या है। इनके गृह मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया है कि ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और ये लोग पता नहीं क्या झूठ फैलाने, इनकी न्यू ही है कि ये झूठ फैलाकर चरित्र हनन करके ये राजनीति करने वाले लोग। इतनी 1.5 घंटे की लगभग डिबेट हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं बता पाए कि हमने इतने हॉस्पिटल 100 बेड के ऊपर बनवाया है, आप हमें वोट दीजिए। आप ये नहीं बता पाए कि हमने एक विश्वविद्यालय फला खुलवा दिया, हमें वोट दीजिए। आपने ये नहीं बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में 80 लाख नौकरी देने के लिए कहा था, हम 80 लाख नहीं दे पाए, 40 लाख दिए, हमें वोट दीजिए। आपने ये नहीं बता पाए कि हमने 15,000 आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही थी, हमने 10,000 खोला है। नौकरियां, कॉलेज, स्कूल ये सब तो छोड़िए, ठीक है, नौकरियां, कॉलेज, स्कूल ये सब तो छोड़िए, सड़कें जरूर बनवाई है, लेकिन वो भी जब, सुनिए रघुवंशी साहब, सड़कें जरूर बनवाई है, लेकिन वो भी जब विधायक उनके उस सड़क का उद्घाटन करने जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो सड़क टूट जाती है। जी इसी तरह मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। यही मैं भ्रष्टाचार की बात करते थे,
सबसे प्रताप पहले सिंह यही एक बताया। जो रिटायर्ड आईएएस है, वो बाकायदे आंकड़े के साथ 10,000 करोड़ घोटाले का आरोप भाजपा सरकार के खिलाफ लगाते हैं आंकड़ों के साथ में। वो योजना थी इनकी गड्ढा मुक्त योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की पहली योजना। उस योजना में 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने जब आरोप लगाया तो उनके ऊपर मुकदमा लिखा दिया सरकार ने। मतलब आप आवाज दबा देंगे, जबकि वो एक रिटायर्ड आईएएस है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति है, न किसी पार्टी से संबंध है उनका। तो आप सच सुनना नहीं चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, जिनके ऊपर चंदा चोरी का आरोप लगा रहा, चंदा चुराते थे, अब चंदा चुराने के बजाय जनता का फंड चुरा रहे हैं। मतलब एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, आज की डेट में 400 बीघे की जमीन का इकट्ठा प्लाटिंग कर रहा है वो व्यक्ति। तो कहां से आ रहा है ये भ्रष्टाचार का पैसा है। ये आपने जो दलाली की है उसका पैसा है। आप जो आरोप लगाते थे दूसरे को, उससे ज्यादा थाने में दलाली हो रही है, उससे ज्यादा पोस्टिंग। आप किसी भी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सफल नहीं है। और रघुवंशी जी, आप दरी बिछाइए एक कांग्रेस को मल्टीपल किया है, ये भी तो बताओ ना कि बघेला ने कितनी जमीनें खरीदी है हरियाणा में, ये भी भाजपा कार्यकर्ता की क्षमता से नहीं रहती। अपा वाला है तो दरी बिछाओ, कांग्रेस वाला है तो दरी बिछाओ। आपके कहने से कुछ नहीं आप होगा। लोग कुछ नहीं भाई, ठीक है, कानून व्यवस्था क्या है वो पूरा आपकी देश लड़ाई देख में रहा लड़ रहा है। है, आपके अधिकारों की लड़ाई में लड़ रहा के है, 25 करोड़ लोग देख रहे हैं। आपके कहने से क्या होता है? आप अपनी पार्टी से पीड़ित व्यक्ति कहने को नहीं। आपकी आप ये पार्टी बताओ आपके ना कि जब आपकी खैर आपकी सरकार तो आप खुद ही भूल गए होंगे क्या किया होगा, वो तो कुछ किया नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूँ क्या किया। जहाँ आपकी सरकार उत्तर प्रदेश को 40 इकोनॉमिक जोन में हमने देश पाला, में नंबर जिसमें से कानपुर का चमड़ा उद्योग, राजस्थान पूरे मुरादाबाद का इतना कहीं नहीं होता। छत्तीसगढ़ में एक तो जगह जहाँ है वहाँ खत्म हो चुके हैं, उस पर चर्चा ही क्या करना। अगली बार वहाँ भी नहीं आएंगे, आपका खाता कहीं खुलने वाला नहीं है। जो डेवलपमेंट साधने को क्रम लगे। ये तो खैर कल जनता तय कर ही देगी कि खाता खुलेगा या नहीं। ये तो जनता कल मुहर लगा ही देगी इस बात पर। मैं लूटूंगी आप दोनों के पास। नगेंद्र जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। नगेंद्र जी, आप भी अपनी बात रखें। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जहां गोवा में आ रही है। विश्वविद्यालय बनाया, उसका नाम पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है, नशेड़ियों को पंजाब भी भगा देगा। उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहाँ की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसका वहाँ पे नशेड़ियों को भगा ही देंगे। ठीक है, मैं लूटूंगी आप दोनों के पास। नगेंद्र जी, जहाँ की चर्चा आप कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, जनता ने समर्थन दे दिया है। ठीक है। नगेंद्र जी, जनता के जिसको समर्थन देगी उसका स्पष्ट रूप से परिणाम 10 मार्च को आएगा। अभी हम माहौल पर चर्चा कर रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से जो आप बात कह रहे हैं, आप विकास नहीं कर पाए हैं। आपका कार्य, आपकी राजनीति धार्मिक ध्रुवीकरण से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। आप उसी कार्य को कर रहे हैं और खास तौर से मैं विभिन्न चैनलों पे पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ भी उसकी पुनरावृत्ति करता हूँ। अगर आप लोगों के 2017 से पहले के बयान आप लोगों की लीडरशिप के देखे जाएं और अब के बयान देखे जाएं तो आप वहीं खड़े हैं। और एक बात और है, जिन चाणक्य महोदय को आप पूरे देश के चुनाव की जिम्मेदारी देते थे, अब आपने उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की जिम्मेदारी दी गई है और एक हिस्से की जिम्मेदारी दी है। और जिस कानून व्यवस्था और आदर्श की और ऊंचे चरित्र की अगर बात करते हैं तो जब इतिहास लिखा जाएगा देश के गृह मंत्रियों का, तो वो चीज भी आपके खाते में जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 19 से 24 के शासनकाल में तड़ीपार गृह मंत्री दिया था। दोनों गृह राज्य मंत्री भी और गृह राज्य मंत्री भी और खास तौर से वो 7 कोई से बात। ठीक है, घटनाएं 52 से लेके 47 से लेके खामियां रही होंगी, हम ये नहीं कहते, लेकिन जितनी खामियां आप लोगों के समय में हुई है और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को तार-तार किया गया है वो आपके समय में हुआ है। और एक बात और है, सिर्फ आप नाम बदलने के बड़े माहिर हैं,
आप जो है योजना आयोग को नीति आयोग कर देती है, और ये नहीं हमें समझ में आया आज तक अब उसका लाभ क्या हुआ। एक बात इसी प्रकार जो है बुंदेलखंड जो बोर्ड था, निगम जो था, उसका नाम आपने बुंदेलखंड विकास बोर्ड कर दिया। अब हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही, जो 1970 से एक संस्था काम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के लिए कर रही थी, उसका नाम बदलने से कौन सा काम हो जाएगा। और नाम तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सपा की सरकार में ही बदले गए हैं नगेंद्र जी। नहीं संस्थाओं नहीं नकार कैसे रहे आप? सबसे ज्यादा सपा की सरकार में बदले गए हैं नाम। नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के नाम बदलने की चाहे किसी के भी नाम बदले, एक नाम बदलने में, चाहे राज्य का हो चाहे संवैधानिक संस्था का नाम हो, एक नाम बदलने में कितना खर्चा आता है आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल हमने नहीं बदले, ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को बहुत सुंदर तरीके से कर रही है। ठीक है रघुवंशी साहब। जी रघुवंशी साहब, आपका टर्न है। महिलाओं का रेप होता था या रेप की घटनाएं होती हैं, तो माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे कि बच्चे हैं, इनसे गलती हो जाती, ये भी लिखा जाएगा। और जब निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई जाती थी और पूरी सरजू नदी का जल लाल हो जाता था, और ज्यादा दूर मत जाइए रघुवंशी साहब, ज्यादा दूर मत जाइए। जब किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला जाता था वो भी इतिहास में लिखा जाएगा, और जब गंगा में लाशें बहती थी वो भी इतिहास में लिखा जाएगा। ये भूलिए मत, आप भूलिए मत। ठीक है ठीक है, समय की कमी है। त्रिपाठी साहब आपके पास आना चाहूंगी, आप भी अपनी बात पूरी करें। ठुमका चलता है और पुलिस वाले पिटाई करते हैं, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, इतिहास में लिखा जाएगा कि अपने मुद्दों के आधार पर, नौकरी पर, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, महिलाओं के अधिकार पर आप जाइए। ठीक है रघुवंशी साहब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश जनता मूली है ना भूगोल मूली है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता आपको बता देगी कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। मैं ही बता देती हूँ ना, मैं ही बता देती हूँ अभी बैठी बैठी। इतिहास में सब चीजें लिखी जाएंगी। इतिहास में लिखा जाएगा हाथरस की बेटी को किस तरीके से रात के समय में जलाया गया बिना उसका अंतिम संस्कार किए। इतिहास में लिखा जाएगा किसानों को कैसे गाड़ियों के नीचे कुचला गया। रुकिए, इतिहास में लिखा जाएगा कैसे गंगा के अंदर लाशें बही है। इतिहास में लिखा जाएगा कोरोना काल में जब तमाम चीजें खत्म हुई तो मात्र लकड़ियों के लिए देश तरस गया, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं थी। ये सब इतिहास में लिखा जाएगा। और आपने जो अपने आप को क्लीन चिट दिया ना, वो भी इतिहास में लिखा जाएगा, जो आपने तमाम लोकसभा राज्यसभा में बयान दिया था अपना। भूलिए मत अपनी बातों को। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और वाकई आत्मनिर्भर बनाकर छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहकर कि बनिए आत्मनिर्भर, करिए खुद जो करना है, सरकार के बस का कुछ नहीं है। हम सबके मन से सेवक हैं और सेवा करते हैं। ठीक है त्रिपाठी साहब, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, मैं नहीं। ठीक है, अब रघुवंशी साहब सुन लीजिए, समय की कमी है। त्रिपाठी साहब आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये जनता का चुनाव है। और मैं जनता से कहूंगा कि आप निष्पक्ष रूप से आप समझिए कि आपके लिए पहले किसने काम किया है, आज किसने काम किया है, कौन संप्रदाय की राजनीति कर रहा है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन जात की राजनीति कर रहा है। इस सब से आप ऊपर उठिए, आज अपने मुद्दों के आधार पर जाइए, भरपूर मतदान करिए। जो परसेंटेज पिछले सरकार में रहा है या पहले चरण में रहा है, उसको आप क्रॉस करके इस जुल्मी सरकार को भगाने का काम करिए, नहीं तो ये देश को। ठीक है रघुवंशी साहब, समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल कल वोटिंग होनी है, और उस वोटिंग में जनता अपने प्रत्याशियों पर मुहर लगाएगी। अब देखना होगा कि 10 मार्च को स्थिति जो है वो क्या साफ होने वाली है। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि उत्तराखंड और गोवा दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होने थे, जो कल संपन्न हो जाएंगे, और उसके बाद 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, उसमें साफ होगा कि जनता ने इस बार किस पर अपना भरोसा जताया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनपी न्यूज के साथ।